हेलो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओएस टॉप 10 के दूसरे वल्नरेबिलिटीज के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स के बारे में। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स एक ओएस टॉप 10 का ही पार्ट है, जिसमें वीक एनकोडिंग फॉर पासवर्ड या फिर क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ हार्ड कोडेड क्रिप्टोग्राफिक की, insufficient entropy, use of hash without salt, and यूज ऑफ हैश विद प्रेडिक्टेबल सॉल्ट। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैश या फिर क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो किस पर्पस के लिए होती है, और वेब सर्वर्स और वेबसाइट्स के लिए ये कैसे यूजफुल होती है। तो मान लेते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर पर चलते पहले। तो मान लेते हैं कि कोई वेबसाइट है, http समथिंग रिडैक्ट डॉट कॉम करके एक कोई वेबसाइट, एक रिडैक्ट डॉट कॉम करके वेबसाइट है। तो अब ये वेबसाइट अगर कभी हैक हो जाती है, या किसी अटैकर ने इसके ऊपर अटैक्स करके इसके डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का एक्सेस कर लेता है, तो इट इज लाइक वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, कीज, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोज होने का एक थ्रेट होता है। तो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो कि वेबसाइट्स को किसी कहीं पे सर्व कर रही है, वेबसाइट्स को होस्ट कर रही है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये जो उनकी जो डिटेल्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे यूजर्स के पासवर्ड, जो अभी मैंने कीज बताई, या फिर कोई दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो नहीं दिखाना चाहते थे वो लोग, वो सारी चीजें, वो वर्ड्स जो प्लेन टेक्स्ट में हो सकते हैं, उनको वो हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर कराते हैं। तो अब हैश क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी में दो चीजें होती हैं, एनक्रिप्शन एंड हैशिंग। तो सबसे पहले हैशिंग के बारे में जान लेते हैं कि हैशिंग क्या होती है। हैशिंग एक वन वे साइफर टेक्स्ट होता है। साइफर टेक्स्ट एनी टेक्स्ट, जो कोई भी टेक्स्ट ऐसा, जैसे मैंने बोला हेलो, तो हेलो अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं हेलो लिख रहा हूँ, तो आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा मैंने हेलो लिखा हुआ है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट है। बट वन वे हैशिंग, हैशिंग क्या होता है, वन वे साइफर टेक्स्ट होता है। साइफर टेक्स्ट कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो नॉर्मल यूजर को समझ में ना आए। ठीक है, तो हेलो को मैं अगर इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो ये आपको नहीं पता चलेगा मैंने क्या लिखा हुआ है हेलो को। बट ऐसे कहीं पे मतलब मैंने अगर स्टोर कराया हुआ है, ठीक है, हेलो की जगह मैंने अगर ये स्टोर किया है, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैंने अगर स्टोर किया, तो ये जो JH3245KHK, ये जो अगर स्टोर हुआ पड़ा है, अगर ये चीज, ये स्ट्रिंग अगर स्टोर हुई पड़ी है, तो वो उसका मतलब हेलो है। तो ये चीज जो होती है, इसको हम लोग साइफर टेक्स्ट कहते हैं, कि हमें पता है कि हेलो को साइफर टेक्स्ट में कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइक वेरियस हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि MD5 हो गया आपका, ठीक है, SHA-1 हो गया आपका, देन कम्स SHA 256 आ गया आपका, देन SHA 512 होता है एल्गोरिदम। लाइक वेरियस एल्गोरिदम्स होते हैं हैशिंग के लिए, जिसके थ्रू आप किसी भी प्लेन टेक्स्ट को, जैसे हेलो, उसको आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सारे जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बट ये उनमें से एक है। तो ये सारे एल्गोरिदम्स, हाउ दे डिफर, इनके जो पीछे बैकएंड में जो फंक्शंस लगे हुए हैं वो डिफरेंट है। अगर एम डी फाइव को अगर हम लोग किसी भी प्लेन टेक्स्ट को अगर हम लोग हैश करेंगे MD5 के थ्रू, देन उसने अगर दिया कि उसने दिया समथिंग लाइक दिस, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। ठीक, तो SHA 1 जो होगा, उसका हैश थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये भी एक एग्जांपल। ठीक, अगर मैंने SHA 256 में उसको दिया हेलो का, अगर मेरे को SHA 256 का हैश चाहिए, तो उसने थोड़ा सा लेंथी हैश दिया। तो लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डिफर करते हैं, एज वेल एज जो उनके पीछे जो फंक्शन चलते हैं। तो जो कंपनीज हैं, वो प्रेफर करती हैं
लार्जर लेंथ जैसे कि एस एच ए 512, एस एच ए 256 एंड अदर, जिनकी लेंथ ज़्यादा है साइफर टेक्स्ट की हैश, तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो लेंथी स्ट्रिंग्स होती हैं, जो लेंथी साइफर टेक्स्ट होते हैं, ठीक, उनको सबसे पहले डिकोड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, ठीक। प्लस ये भी होता है कि बर्थडे अटैक जो होते हैं, बर्थडे अटैक एक हैश बेस्ड एक अटैक होता है जिसमें हैश कोलिजन हो जाता है। तो उस टाइप के जो अटैक्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, लाइक यू वोंट, आपको कभी भी ऐसा मतलब रिपोर्ट नहीं आएगी कि एस एच ए 256 एस एच ए 512 के ऊपर बर्थडे अटैक हो गया, बट MD5 के ऊपर बहुत सारे बर्थडे अटैक्स होते हैं, ठीक? तो कमिंग टू द एल्गोरिथम्स अगेन, अगर मेरे को MD5 जानना है हेलो का, तो मेरे पास बहुत सारे वेब बेस्ड टूल्स हैं, ठीक। तो मैंने लिखा MD5 हैश गूगल पे, तो इसने मेरे को हैश जनरेटर करके एक एप्लीकेशन दिखाया, MD5 हैश जनरेटर। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे हेलो लिख दूंगा एंड देन क्लिक ऑन जनरेट। तो इससे मेरे को MD5 एज वेल एज SHA 1 दोनों का ही हैश मिल गया। अब आप हैश जैसे ही देखोगे, MD5 और SHA 512, इन दोनों का हैश कितना डिफरेंट है। MD5 का हैश शुरू हो रहा है 5D4140 और एंड हो रहा है C592 पे, और SHA 1 का जो हैश है वो AF4C6 इससे शुरू होके एंड हो रहा है 434D। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अगर आपने कभी हैश किया है हेलो को MD5 से, ठीक, पर आपने जब क्रैक करते हैं, जो पासवर्ड क्रैक करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं वो जब क्रैक कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने गलत एल्गोरिथम डाल दिया MD5 की जगह, वो SHA 1 के एल्गोरिथम से अगर वो क्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी हैश को क्रैक करने में, ठीक। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कमांड लाइन टूल्स भी साथ, ठीक? कमिंग टू अनदर एल्गोरिथम, लाइक मेरे को अब चाहिए, अच्छा SHA 256 का हैश चाहिए मेरे को हेलो का। तो इसने मेरे को फिर से एक, बहुत सारे मेरे को वेब के टूल्स देते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने लिखा हेलो। तो आप जैसे ही देखोगे, मैं जैसे ही टाइप कर रहा हूँ, लेट मी जूम इन, मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एच, तो वैसे ही पूरा हैश भी चेंज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है हैश। आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा अगर मैं एच लिखूंगा तो SHA 1 SHA 256 में ये आना चाहिए, बट तो अनटिल अनलेस यू नो द एल्गोरिथम, ठीक। बट अगर मैं ये एच कहीं और भी लिखता हूँ, SHA 256 के एल्गोरिथम से कहीं और भी हैश करता हूँ एच को, तो वो हमेशा सेम ही आउटपुट देगा। बट जैसे ही मैं इसमें ई लिखूंगा, तो वो पूरा हैश बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ये एच ई का हैश लिखा हुआ है। एच ई जो है वो 2 कैरेक्टर्स है, बट इसका जो हैश है वो आप देखो कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने हेलो का फिर से लिखा हैश, लास्ट वाले केस में हमारा एच जो था वो स्मॉल केस में था। तो देखिए फिर से यहाँ पे सेम कहते हैं SHA 256, मैं वो कंपेयर करके दिखा देता हूँ, हैश जनरेटर। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनको मैं अभी कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको, SHA 256 का हैश। ओके, इसमें SHA 256 नहीं है, ठीक है। इस वाले को यूज करते हैं हम लोग, SHA 256 जनरेटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिर से हेलो, मैंने बोला जनरेट। तो जैसे ही जनरेट करेगा आप देख सकते हो इसका फिर से हैश जो बना है 2C24, और हमारा जो पुराना हैश बना था तो वो भी 2CF24, ये भी 2CF24, फिर लास्ट एंडिंग जो रही 9824, एंडिंग इसकी भी 9824। तो हैश जो है हमेशा हेलो का विद
जो हैशेस होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो हैश जो है हेलो का विद लोअर केस वो हमेशा सेम ही आएगा एक एल्गोरिदम के। नाउ कंपेयर करते हैं MD5 का। MD5 हैश, तो ये दो वेबसाइट्स हैं, इसको हम लोगों ने अभी जस्ट यूज किया था पहले। मैंने लिखा हेलो, जनरेट द हैश, एंड सेम वेबसाइट दूसरी वेबसाइट में हम लोगों ने लिखा हेलो, एंड यहाँ पे इसका हैश जनरेट हो गया। तो जब हैश इसका जनरेट हुआ है इसका, वो है 5D414। तो इसका भी हैश जो है 5D414 से शुरू हुआ, एंड इसका सिंस एंडिंग हो रही 7C592 से, देन इसकी भी एंडिंग होगी 7C592 से। हैश इज अराउंड द ग्लोब, इट इज सेम। ओके, बिकॉज आप एल्गोरिदम भी सेम यूज कर रहे हो। अब आप किसी भी लाइक दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, SHA-256 का जो हैश जनरेट हुआ है अभी हेलो का, वो हमेशा कहीं और में भी सेम ही होगा, क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा ही सेम रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू एनक्रिप्शन। हम लोग हैश क्रैक करना भी सीखेंगे, बट उसके पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं एनक्रिप्शन का। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनक्रिप्शन एंड हैशिंग। एनक्रिप्शन जो होता है वो टू वे होता है, टू वे होता है, और हैशिंग जो होता है वो ओनली वन वे साइफर टेक्स्ट होता है। तो एनक्रिप्शन टू वे होता है, इसमें दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है एनक्रिप्ट एंड एक होता है डिक्रिप्ट। मान लेते हैं कि एक वर्ड है हेलो, इसको हम लोग ने एनक्रिप्ट किया। इस एन्क्रिप्शन के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, तो हम लोग ने एनक्रिप्ट किया इसको यूजिंग सम RSA। RSA के बहुत सारे RSA में भी बहुत सारे बिट्स आते हैं, लाइक 1028 एंड 2048 बिट्स। इस तरीके के आपके बहुत सारे एल्गोरिदम्स चलते रहते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ने इसको RSA के किसी भी एल्गोरिदम से हम लोग ने एनक्रिप्ट किया। तो अगर हम लोग ने एनक्रिप्ट किया तो हम लोग को फिर से कोई ना कोई साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। पर हैश के केस में क्या था कि हम लोग वापस नहीं आ सकते हैं इससे, क्योंकि वो वन वे बना हुआ है, सिर्फ वन वे है। बट जब हम लोग एनक्रिप्शन की बात करते हैं तो हम लोग यूजिंग द सेम की, सेम एल्गोरिदम, हम लोग उस पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन के फंक्शन में जैसे पास कराते हैं, तो वो मेरे को आउटपुट दे देगा हेलो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्रिप्शन। तो क्रिप्टोग्राफी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि वीक एनकोडिंग होती है पासवर्ड की। अगर हम लोग ने पासवर्ड को स्टोर प्लेन टेक्स्ट में किया हुआ है अपने डेटाबेस के अंदर, तो जो पासवर्ड है हमारा वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब अटैकर जो है उसके पास दोनों यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी एज वेल एज योर पासवर्ड, दोनों का ही एक्सेस है, एंड वो आपको इम्पर्सनेट कर सकता है, आपको आपके अकाउंट को वो टेक ओवर कर सकता है बाय यूजिंग योर क्रेडेंशियल। ठीक, तो ये बात होगी जैसे वीक एनकोडिंग पासवर्ड। तो मान लेते हैं कि MD5 का जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बर्थडे अटैक्स होते हैं, तो बर्थडे अटैक का यूज कर लिया, या फिर उसके पासवर्ड का जो हैश था उसको क्रैक कर लिया। ठीक, तो MD5 इज अ वीक एनकोडिंग स्कीम, वेयर SHA-256 SHA-512 जिसमें बहुत लेंथी हैशेस बनते हैं, उस केस में आपके पास इट इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनकोडिंग स्कीम एज कम्पेयर टू SHA-1 या फिर MD5। अब लिखा है क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कमिंग बैक टू आवर नोट, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, दो प्रोटोकॉल्स पे वेबसाइट जो होती है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं, एक तो HTTP और एक होती है HTTPS। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि HTTP प्रोटोकॉल पे जब भी हम लोग कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका जो भी डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में फ्लो करेगा फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि हमारा जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग वेबसाइट को एक्सेस
एक्सेस कर रही है, गूगल.com हम लोग ने अपने ब्राउज़र पे लिखा तो हम लोग क्लाइंट, व्हेयरएज़ जो सर्वर है, जहाँ पे गूगल.com की वेबसाइट जो है वो होस्टेड है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। पर एचटीटीपीएस जो है, एचटीटीपीएस जैसी कोई भी वेबसाइट यूज़ करती है प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या हुआ? एचटीटीपी का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस का क्या मतलब हुआ? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये सिक्योर फॉर्म में आपका जो डेटा है वो पास होगा। तो बीच में अटैकर अगर आपका इंटरसेप्ट करता है डेटा, तो अटैकर को कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या भेजा है टू द सर्वर। वेयरएज़ अगर आप एचटीटीपी का यूज़ करके सर्वर को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर करते हो, तो अटैकर को अगर आपका पाथ जो है जिससे आपका डेटा फ्लो हो रहा है वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ है, तो अटैकर को आपकी सारी डिटेल्स प्लेन टेक्स्ट में दिख जाएगी। सो इसका ये इससे क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस हाउ डू दे वर्क। एचटीटीपीएस अगर हम लोग यूज़ करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं हम लोग, सी ए सर्ट का यूज़ करके, जिससे कि हम लोग को एक पब्लिक की प्राइवेट की मिलती है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग एनक्रिप्ट करके अपने डेटा भेजते हैं ताकि वो सर्वर साइड पे डिक्रिप्ट हो जाए। अब यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ हार्ड कोडेड क्रिप्टोग्राफी। अब मान लेते हैं कि अ, मैंने अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करके रखा है कहीं पे किसी भी डेटाबेस के अंदर। तो एन्क्रिप्ट जब हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का एन्क्रिप्शन करते हैं, तो उसकी हम लोग को एक की मिलती है कि भाई मैंने अगर आरएसए आरएसए 1024 का एल्गोरिदम यूज़ करके मैंने अगर एन्क्रिप्ट किया है हेलो को एन्क्रिप्ट किया है टू गेट दिस थिंग, तो हमेशा मेरे को एक की मिलेगी। की की या फिर पासवर्ड, तो आप उसको कुछ भी कह सकते हो। की वैसे हम लोग उसको की बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैंने की जो थी मेरी वो ABC123, मैंने इस की का यूज करके हेलो को इस फॉर्मेट में एनक्रिप्ट किया। अगर मैं की को चेंज कर दूंगा तो वो हेलो को, जैसे मैंने अगर की को अगर मैंने ABC123 की जगह ABC1234 यूज करता हूँ, तो ये जो साइफर टेक्स्ट इसने बना के दिया है मेरे को, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने की चेंज कर दी है इसकी। तो की जो होती है, की वो पूरा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है। तो जैसे ही मैंने हेलो को एनक्रिप्ट किया यूजिंग ABC123, तो अब मेरे को सेम की ABC123 ही यूज करनी पड़ेगी टू डिक्रिप्ट दिस साइफर टेक्स्ट इनटू हेलो। ठीक है? तो अगर मेरी ये की डेटाबेस के अंदर या किसी भी सर्वर की किसी फाइल के अंदर मैंने लिखा हुआ है ABC123, तो अटैकर को तो साइफर भी मिल गया और की भी मिल गई, तो वो इजीली उस साइफर टेक्स्ट को, जो एन्क्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट था, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या बनता है कि जब भी आपको आपको पता होगा वर्डप्रेस अगर कोई बंदा यूज करता है या फिर पीएचपी या दूसरे लैंग्वेजेस का यूज करके अगर कोई बंदा वेबसाइट बनाता है, तो उसमें हम लोग को डेटाबेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग को अपना डेटाबेस के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर करना पड़ता है उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो कई बार होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी लीक हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अगर हमारा जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है एंड वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लीक हो गई है कहीं पे, या अटैकर को अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, तो उस केस में वो प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड यूज करके अटैकर आपका सर्वर को और एक्सप्लॉइट कर सकता है, मिसयूज कर सकता है उस पासवर्ड के, उस पासवर्ड को यूज करके। इनसफिशिएंट एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? insufficient entropy, use of hash without salt and use of hash with predictable salt। इन तीनों को हम लोग समझते हैं यूजिंग आर टर्मिनल। टर्मिनल के लिए मैं जाऊंगा अपने अटैक बॉक्स पे, वहां पे मैंने टूल्स पे जाके एलएक्स टर्मिनल लिखा, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका।
टर्मिनल पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं हैश फाइंड करने के लिए। तो उसमें से एक टूल है SHA 256 सम। ठीक, एक ये टूल है, एक टूल है SHA 512 सम, एक एक टूल है MD5 सम। हम इन टूल्स का यूज करके देखते हैं कि हैश एंट्रोपी और ये सॉल्ट्स ये क्या होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि इको हेलो, और मैं इसको MD5 सम को 5 करवा देता हूँ आउटपुट, तो ये मेरे को हेलो का MD5 हैश दे देगा। आप नोटिस करना कि MD5 सम का जो हैश है और जो MD5 का हैश है, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर कैपिटल केस लिख देता हूँ हेलो का H, उस केस में जो हैश बना है 8B1A करके, अगर मैं अपना हैश इससे कंपेयर कराऊँ तो इट इज़ वे डिफरेंट। तो MD5 सम जो है उसमें उसके एल्गोरिथम में थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस ये हैं कि MD5 सम जो है वो साथ में फाइल नेम को भी यूज करता है, उसको भी हैश कर देता है साथ में। वेयर जो हम लोग ने जनरेटर्स यहाँ पे यूज करे हैं, MD5 जनरेटर और SHA 256 का जनरेटर, तो उस केस में हमारे जो हैश है उसमें फाइल नेम या ऐसा कोई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट नहीं होती है। तो हम लोग ने MD5 सम से हेलो का MD5 सम हैश जो है वो जनरेट किया। ठीक, अब सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये आता है कि सॉल्ट में हम लोग अपना सर्वर साइड में क्या होता है कि सर्वर साइड अपना एक सीक्रेट की मान लेते हैं, SECRET सीक्रेट की जो है, सीक्रेट की को भी साथ में ऐड करा दिया विदाउट डॉट। अगर मैं सीक्रेट की हेलो के लिए ऐड करता हूँ तो वो सीक्रेट देन हेलो ऐसे बनेगा। वेरएज अगर सीधे सीधे हेलो लिखूंगा तो उसका हैश ऐसे बनेगा। ठीक, तो अगर मैंने इस सीक्रेट हेलो को MD5 सम से हैश कराया तो मेरे को एक डिफरेंट हैश मिला, मेरे को एक डिफरेंट हैश मिला एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस हैश। तो ये जो सीक्रेट हम लोगों ने ऐड किया है अपने प्लेन टेक्स्ट हेलो के लिए पहले, तो इस सीक्रेट को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। और ये सॉल्ट जो होता है ये सर्वर ऐड करता है प्लेन टेक्स्ट के पहले या किसी भी क्रेडेंशियल्स के पहले टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्टिंग। तो अगर सॉल्ट जो है, सॉल्ट की जगह अगर सीक्रेट जो है वो अच्छा मतलब लेंथ थोड़ा सा है, वेरस उसकी इतनी भी ज्यादा लेंथ नहीं है, बट है है छोटा ही। ठीक, इसकी जगह अगर मैं यूज करता हूँ somewhat more difficult salt like this, अगर मैंने सीक्रेट की जगह ये सॉल्ट यूज किया बिफोर हेलो, देन मेरा जो हैश है वो नाउ इट विल कम्प्लीटली डिफर। तो ये सॉल्ट यूज करना या फिर ये सॉल्ट यूज करना, विच विल बी मोर बेनिफिशियल, बेनिफिट ज्यादा किसमें होगा, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज करने में। तो अगर कोई कंपनी जो छोटा प्रिडिक्टेबल सॉल्ट जो है उनको यूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस। ठीक, वेर एज कोई कंपनी अगर ज्यादा बड़ा अपना सॉल्ट यूज कर रही है तो वो ज्यादा रैंडमनेस ला रही है अपने हैश के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एंट्रोपी और हैश हैश के एंट्रोपी और सॉल्ट। अब क्या होता है कि
जो सॉल्ट्स होती हैं, क्या प्रिडिक्टेबल भी होती हैं। ठीक है, प्रिडिक्टेबल कैसे हुआ कि मैंने 1, 2, 3 अगर यूज़ किया तो वो उस केस में जो मेरी सॉल्ट थी वो प्रिडिक्टेबल हो गई। हैशेस जो होती हैं, मैंने आपको बोला कि हैशेस को हम लोग क्रैक करते हैं, वेयरएज़ एन्क्रिप्टेड जो साइफर टेक्स्ट होते हैं उसको हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं। तो डिक्रिप्ट से हम लोग को सीधे-सीधे हम लोग ने की दी तो इस साइफर टेक्स्ट को वो हेलो के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैं क्रैक से क्या व्हाट आई एम कन्वेइंग विद द वर्ड क्रैक, क्रैक से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अ, जैसे मैंने हेलो का एमडी5 निकाला, अभी के लिए मैं एमडी5 को एज़ एन एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाला है, हेलो को एमडी5 यूज़। हेलो का जो एमडी5 हैश है वो ये है। बट अगर मेरे को ये हैश को क्रैक करना है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो ये हैश स्टोर होगा, हेलो तो स्टोर नहीं होगा। ठीक, अगर मेरे को ये इस हैश को क्रैक करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक वर्ड लिस्ट होगी। वर्ड लिस्ट एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर मेरे पास इस तरीके से वो बहुत सारे कीवर्ड्स पड़े होंगे, जैसे एबीसी, पासवर्ड, पासवर्ड, 1 2 3, वर्ड, हेलो। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वर्ड लिस्ट पड़ी होंगी पासवर्ड्स की। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, इस एबीसी को मैंने फिर से हैश कराया एमडी5 के साथ। ठीक, तो मेरे को कोई एक वैल्यू मिलेगी। फिर मैं पासवर्ड को एमडी5 के साथ हैश कराऊंगा, फिर मेरे को एक वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही हर एक कीवर्ड को मैं एमडी5 के साथ हैश कराऊंगा जब तक मेरे को ये वाला हैश ना मिल जाए। ठीक, तो जैसे ही मैं हेलो को यहाँ यहाँ पे एमडी5 का हैश यहाँ पे फिर से कराऊंगा, तो मेरे को ये वाला हैश जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों कंपेयर होंगे, इक्वेट हो जाएंगे, तो मेरे हैशिंग हैशिंग जो मेरा जो ट्रैकिंग टूल है वो मेरे को बता देगा कि ये जो हैश है वो है हेलो। इस तरीके से हम लोग किसी भी हैश को ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पे ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आपके पास वो वाला वर्ड है, वो वाला कीवर्ड है कि नहीं। तो उस केस में आपको डिफरेंट अदर मेथोडोलॉजी जैसे कि OSINT अदर टेक्निक्स जो होती हैं उनका यूज करके आप अपने वर्ड लिस्ट को और ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं। तो अब हम लोग बनाते हैं हम लोग करने का ट्राई करते हैं डिफरेंट हैश को। टर्मिनल को क्लियर करते हैं। पीएचपी के अंदर एक फंक्शन होता है हैश करके, इको हैश। हैश एक फंक्शन है पीएचपी का जिसके अंदर आप दो पैरामीटर को पास कराते हैं। तो मैंने एक पैरामीटर लिखा MD5 एंड देन यहाँ पे लिखा मैंने हेलो। तो इसका मेरे को ये हैश जनरेट करके दे देगा। आप चेक करो, अगर ये हैश AB1A99 ये सेम हैश है AB1A9, बिकॉज ये MD5 सम यूज नहीं कर रहा है, ये सीधे डायरेक्ट MD5 का हैश यूज कर रहा है, एल्गोरिदम यूज कर रहा है। तो उससे मेरे को ये हैश मिला। ठीक, एक फाइल होती है बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई किसी भी अटैकर के पास, वो होती है rocky.txt। rocky.txt एक ऐसी फाइल है जहाँ पे आप जहाँ पे आपको पासवर्ड्स का डंप मिलेगा। माउस पैड को फिर से खोल लेते हैं। माउस पैड, ओपन फाइल, rocky.txt फाइल ओपन हो गई। ओके, ये फाइल ओपन नहीं हो पाई क्योंकि इसमें बहुत सारे पासवर्ड पड़े हैं पहले से ही। तो कोई बात नहीं, हम दूसरा टर्मिनल का एक टैब खोलते हैं, उसमें मैं लिखता हूँ कैट डेस्कटॉप टॉप क्यू -100। ये
सॉरी, टेल -100 ये बॉटम से 100 हैशेस 100 पासवर्ड्स को डिस्प्ले कर देगा। तो मैं इसका इस जो 51672 का जो MD5 है इसको क्रिएट करता हूँ। तो इससे मेरे को ये वाला हैश मिला। अब मैं इसको चलो हैश को क्रैक करके दिखाता हूँ कि इस हैश को कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैंने लिखा सिंपली हैश कैट -m 0 0 क्या डिनोट कर रहा है कि MD5 का हैश है। आपको पता होना चाहिए कौन सा हैश है। तो आप यहाँ पे हैश हैश को राइट कर दीजिए एंड देन डेस्कटॉप एंड rocky.txt से मेरे को क्रैक कराना है। आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा एक इंटरफेस खुल जाएगा हैश टैग का एंड वो स्टार्ट कर देगा क्रैकिंग एंड यहाँ पे उसने क्रैक कर भी दिया। ये देखिए इस हैश को उसने क्रैक कर दिया। ये अभी लैब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने अभी देखा है बट जब आप इसको रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करेंगे तो उसमें आप हैश टैग का यूज कर सकते हैं बट आपको उस केस में अपने जो वर्ड लिस्ट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आप क्रैक करते हैं हैशेस को। नाउ कमिंग टू डिफरेंट वल्नरेबिलिटी। विच इज सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ यूआरएल होता है। इसमें आप जो वेबसाइट है उसके थ्रू जो उस वेब सर्वर का लोकल होस्ट है उसको एक्सेस कर पा रहे होगा, तो वो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है। हम लोग ने CSRF के बारे में पढ़ा था, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, बट ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी है जिसमें आप सर्वर के एंड का जो लोकल होस्ट है उसको आप एक्सेस करके उसके अंदर की जो सर्विसेज है उनको आप यूज कर पा रहे हो। तो आप इसके लिए सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लिए आप यूआरएल जो होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। उसका यूआरएल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं एक कोई वेबसाइट है http redact.com/, यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है स्क्रिप्ट करके एंड देन लिखा है http 152.34.56.7/coupons.js। तो इस तरीके से जो coupons.js की फाइल है वो redact.com के अंदर लोड हो रही है, जिसकी वजह से coupons.js एज अ स्क्रिप्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है redact.com के अंदर। तो इस तरीके की सिचुएशन कभी भी आती है, अगर इस तरीके कभी भी सिचुएशन आती है, ये तो अभी गेट पैरामीटर था, पोस्ट पैरामीटर में भी कई बार इस तरह की रिक्वेस्ट आती है कि स्क्रिप्ट इक्वल्स टू और फिर पूरा यूआरएल लिखा होता है फाइल। तो इस तरीके से अगर कभी भी फाइल का एक्सेस हो रहा है तो उसको आप एज एन SSRF के लिए ट्राई कर सकते हो। SSRF के लिए कैसे आप ट्राई करोगे, आपने पुराना कागज से पूरा डेटा हटा दिया, ठीक, यहाँ पे आपने लिखा 127.0.0.1, ये हो गया लोकल होस्ट उस सर्वर का, हमारे हमारे क्लाइंट साइड का नहीं है, ये उस सर्वर का होगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर साइड में, तो सर्वर साइड में ही एग्जीक्यूट होगी ये चीज़। और यहाँ पे लिख दिया आपने 1 या फिर 80 या फिर कोई भी दूसरी चीज़, कोई आप ब्रूट फोर्स करा सकते हो इसको 1 से लेके 10,000 या जितना भी पोर्ट्स होते हैं 65535 पोर्ट्स होते हैं, तो आप पूरा ब्रूट फोर्स करा सकते हो लोकल होस्ट को इस तरीके से। और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे लोकल होस्ट में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि कई बार जो वेबसाइट्स होती हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कई बार जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें जैसे एडमिन का जो पोर्टल होता है, किस तरीके से डेवलप्ड होता है वो एडमिन का पोर्टल कि वो तभी एक्सेस होगा
जब वो लोकल होस्ट से एक्सेस हो, अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट जा रही है, मान लेते हैं 1045.32.47/open.js, अगर एग्जाम्पल यही है, तो अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट आ रही है cookens.js को, और इसमें कोई अगर एडमिन पोर्टल अगर पड़ा हुआ है, तो एडमिन पोर्टल जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। एडमिन पोर्टल तभी एक्सेस होगा अगर वो लोकल होस्ट पे कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या कोई यूजर एक्सेस कर रहा है इस तरीके से, तभी वो लोकल होस्ट पे इस तरीके से रिक्वेस्ट जाती है। तो अगर आप ये भी करते हो, तो एडमिन पोर्टल जो होते हैं उसका एक्सेस करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं इस वनरेबिलिटी से। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे सारे जो वनरेबिलिटी है उसको अपने DVWA के ऊपर ट्राई करते हैं। इसमें मैं फिर से बॉक्स को खोल देते हैं, फायरफॉक्स से खोलते हैं। ये DVWA खुल गया। एडमिन पासवर्ड, सबसे पहले सिक्योरिटी में जाएंगे, हाई को लो पे करेंगे, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था फाइल इंक्लूजन वाला, LFI के बारे में। तो अब देखते हैं कि क्या पता ये LFI की जगह क्या SSRF भी हो यहाँ पे। तो मैंने लिखा http://127.0.0.1, इसको एक्सेस करते हैं पहले, देखते हैं क्या। हाँ, तो इसने अपने लोकल होस्ट पे जो मेटास्प्लॉइट इसका लोकल होस्ट पे जो चल रहा है 127.0.0.1 पोर्ट 80 पे, उसका डेटा यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करा दिया। अगर मैं इसके लोकल होस्ट को नहीं एक्सेस कर पाता, तो यहाँ पे मेरे को एरर दे देता है। और इसको अगर हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, तो ये तो वेरीफाई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने अभी जस्ट इसको देखा है कि मेटास्प्लॉइट का इस तरीके से इंटरफेस आता है पोर्ट 80 पे। तो हम लोग ने पोर्ट 80 जैसे ही यहाँ पे लिखा, एक्सेस करने का ट्राई किया, तो वही सेम चीज़ें DVWA वेब डेव मटेरियल वो सब चीज़ें हम लोग को फिर से एक्सेस करने को दिखा शो कर रहा है। तो दिस डिनोट्स कि हाँ, यहाँ पे ऐसे सारे वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हम तीन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके LFI, RFI एज वेल एज SSRI। अच्छा चलिए, एक चीज और चेक करते हैं यहाँ पे कि पोर्ट 18 जो है, क्या पोर्ट 18 खुला हुआ है सर्वर साइड पे। जैसे मैं पोर्ट 18 लिख के यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो अच्छा, वहाँ पे पोर्ट 18 नहीं खुला हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारे एरर्स मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, पोर्ट 17 खुला है क्या पता, पोर्ट 17 भी नहीं खुला है, पोर्ट 20 खुला है। ऐसा मतलब ये ब्रूट फोर्स होता है, ये आप अपनी खुद की बैच स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जिससे आप पूरा ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कर्ल कमांड के थ्रू, एंड चेक कर सकते हैं कि 1 से लेके 10,000 या 65535 कौन कौन से पोर्ट्स खुले हैं, डिपेंडिंग अपॉन एनी वेरिएशन दैट यू सी इन द रेस्पॉन्स। पोर्ट 20 जैसे मैंने एंटर मारा है इसको, तो कोई कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ पोर्ट 21। अगर मैं पोर्ट 21 लिखता हूँ, पोर्ट 21 होता है FTP का, तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को अभी तक इसने कुछ शो नहीं किया है, और यहाँ पे अभी अभी भी ये लोड हो रहा है, विच इज स्ट्रेंज कि अभी तक हम लोग जैसे 18 लिख रहे थे, 17 लिख रहे थे, 20 लिख रहे थे, तो उसमें जल्दी जल्दी लोड हो रहा था ये वेब एप्लीकेशन, बट जैसे मैंने 21 लिखा है यहाँ, तो ये जो वेबसाइट है ये अभी भी लोड हो रही है, और लोड होती रहेगी, मेरे को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट 21 ये डिनोट करता है कि लोकल होस्ट पर पोर्ट 21 ओपन है इसका। इस तरीके से आप पूरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं Nmap वाली, यूजिंग SSRF वल्नरेबिलिटी।
और कमिंग बैक टू द स्लाइड, ठीक है। तो मैनिपुलेशन हम लोग ने यूआरएल का मैनिपुलेट किया, जिससे हम लोग ने एक्सप्लॉइट किया कोड स्कैनिंग को एसएसआरएफ से। हम लोग ने हम लोग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड पेजेस, जैसे एफटीपी, अब हम लोग को एफटीपी पता चल गया कि कोड 21 पे एफटीपी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो लोड कर रहा है, सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक, क्योंकि एचटीटीपी चल रहा है, वो प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है एफटीपी का, तो इसीलिए लोडिंग हो रही है उस वेब पेज पे। therefore now we know that FTP service is being run on the server, तो अब हम लोग एफटीपी के टूल के थ्रू उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, एफटीपी के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं ना। एसएसआरएफ से इम्पैक्ट क्या आते हैं? इम्पैक्ट इसके बहुत डेडली भी हो सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि एडमिन की पोर्टल्स आप शो करो, ठीक? आप बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे कॉन्फ़िगर्ड होती हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही पब्लिक आईपी से, ठीक, तो उसपे वो एडमिन का पोर्टल नहीं दिखेगा। बट कोई रिक्वेस्ट आ रही है अगर लोकल होस्ट से 127.0.0.1, तो उस तरीके से आप एडमिन, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एडमिन पेज दिखाएगा ही दिखाएगा उस वेबसाइट पे। तो ये आपको बहुत ही डेडली, बहुत ही क्रिटिकल इम्पैक्ट आता है यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर, क्योंकि नाउ अटैकर के पास एडमिन पोर्टल भी है, तो उसमें कई चेंजेस कर सकता है वो, अनऑथराइज्ड चेंजेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, यही कॉज़ ऑफ एसएसआरएफ। तो एसएसआरएफ क्यों होता है? एसएसआरएफ इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे जो भी रिजेक्ट्स है, या फिर वहाँ पे प्रॉपर फ़िल्टरिंग नहीं हो रही। अगर आपका रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को, तो सर्वर एंड पे प्रॉपर फ़िल्टरिंग हो रही होती है यूजिंग विद द हेल्प ऑफ रिजेक्ट्स। तो रिजेक्ट्स जो होते हैं, उसके थ्रू अगर प्रॉपर फ़िल्टरिंग हो रही होती, तो एसएसआरएफ जो होता है वो मिटिगेट हो सकता है। साथ ही में हम लोग प्रिवेंशन भी देखते हैं। अब एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया कि लोकल होस्ट पे सेंसिटिव डेटा है, कोई सेंसिटिव कोई इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, तो वो अटैकर को एक्सेस मिल सकता है उस चीज़ का। हम लोगों ने इस कोड स्कैनिंग भी ट्राई करी कि लोकल होस्ट 17, 18, 20 वो सारे क्लोज्ड हैं पोर्ट्स, तो इसलिए जल्दी-जल्दी वेबसाइट लोड हो रही थी। जैसे ही हम लोगों ने पोर्ट 21 लिखा, तो उस केस में हमारा सर्वर जो है उसने रिस्पॉन्स भेजा, बट वी कैन नॉट एक्सेस द रिस्पॉन्स, क्योंकि वो प्रोटोकॉल डिफरेंट है। तो इसलिए हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो आप पूरी ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि जहाँ-जहाँ भी डिले आ रहा है, रिस्पॉन्स में डिले आ रहा है, तो वो वाला पोर्ट, इट मीन्स कि वो खुला हुआ है। विद दिस हम लोग इस पीपीटी के एंड में आ गए हैं। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग दो और वेब की वल्नरेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे।